एक कम्प्लीमेंट्री जापानीज कॉन्सेप्ट है इचिगो इचिई, जिसका मतलब होता है दिस मोमेंट एग्जिस्ट ओनली नाउ एंड वोंट कम अगेन, यानी कि यह पल केवल अभी ही है और यह पल दोबारा नहीं आएगा। इसलिए अपने इस पल को प्रोडक्टिव बनाइए यूजी फार्मा गाइड के इस लेक्चर के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ वायरस की मॉर्फोलॉजी के बारे में, यानी कि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा वायरस के शेप, साइज, स्ट्रक्चर एंड कुछ केमिकल कैरेक्टरिस्टिक तथा रेजिस्टेंस के बारे में। हम जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव हैं, उन्हें उनकी संरचना के आधार पर यूकेरियोट्स जैसे कि प्रोटोजोआ एंड फंजाई तथा प्रोकैरियोट्स जैसे कि बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सी तथा क्लेमाइडी आदि में बांटा गया है। लेकिन वायरसेस को यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है, क्योंकि इनमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना गया है। मीन्स viruses occupy the twilight zone that separates the living from the non-living। 1935 में स्टेनले ने वायरस को एक केमिकल की तरह क्रिस्टलाइज करके दिखाया और 1956 में गेरर एंड श्रेम ने वायरस से एक इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड को एक्सट्रैक्ट किया, जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट कर सकता था, साथ ही अपनी संख्या को भी बढ़ा सकता था। इससे पता चला कि वायरसेस वर ओनली लिविंग केमिकल्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक के बारे में, यानी कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में जो ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई केमिकल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म वायरस है या नहीं। सबसे पहली बात, वायरसेस के पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, यानी कि वायरस में डीएनए या आरएनए को छोड़कर ऐसी कोई भी संरचना नहीं होती जो एक आम प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल में पाई जाती है। वायरस में एक तरह का न्यूक्लिक एसिड यानी जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। कहने का मतलब है एक वायरस में या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, लेकिन दोनों एक साथ कभी उपस्थित नहीं होंगे। वायरस में प्रोटीन तथा न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के लिए जरूरी एंजाइम नहीं पाए जाते, यानी कि ये रेप्लिकेशन के लिए पूरी तरीके से होस्ट सेल की सिंथेटिक मशीनरी पर डिपेंडेंट होते हैं। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि बाइनरी फिजन के द्वारा इनका मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है। एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आई एम श्योर कि इन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के बाद आप वायरस के बारे में और जानना चाहेंगे। तो चलिए हम अब वायरस की मॉर्फोलॉजी को समझते हैं, और मॉर्फोलॉजी में सबसे पहले आता है वायरस का साइज। वायरसेस बैक्टीरिया से काफ़ी छोटे होते हैं। इनके छोटे आकार तथा फिल्टरेबिलिटी के कारण इनको इन्फेक्शियस एजेंट के एक सेपरेट क्लास में रखा गया है। वायरसेस को लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि इनका आकार बहुत छोटा होता है। इन्हें केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा जा सकता है। लेकिन पॉक्स वायरस एक ऐसा वायरस है जिसे स्टेन करके लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखा जा सकता है, क्योंकि इनका आकार बड़ा होता है। तो इस तरह से वायरसेस काफ़ी अलग अलग साइज के होते हैं। सबसे बड़े वायरस का साइज 300 नैनोमीटर होता है, जिसका एग्जाम्पल है पॉक्स वायरस, यानी इसका साइज सबसे छोटे बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा के साइज के बराबर है। सबसे छोटे वायरस का आकार लगभग 20 नैनोमीटर तक होता है, जिसका एग्जाम्पल है पार्वो वायरस, यानी इसका आकार हमारे शरीर के सबसे बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल हीमोसाइनिन के बराबर होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ वायरसेस। एक एंटायर वायरस पार्टिकल को विरियन भी कहा जाता है, और एक विरियन में न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, जो कि एक प्रोटीन कोट से घिरा हुआ होता है। इस प्रोटीन कोट को ही कैप्सिड कहा जाता है। एक कैप्सिड जो कि न्यूक्लिक एसिड को इंक्लोज किए रहता है, एक साथ न्यूक्लियोकैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड का काम होता है न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियेजेस तथा पर्यावरण में उपस्थित और दूसरे हानिकारक तत्वों से बचाना। बहुत सारे कैप्सोमर्स मिलकर कैप्सिड का निर्माण करते हैं। ये कैप्सोमर्स पॉलीपेप्टाइड मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि सिमेट्रिकली अरेंज्ड होकर न्यूक्लिक एसिड कोर के अराउंड इम्पेनिट्रेबल शेल का निर्माण करते हैं। कैप्सिड में 3 तरह की सिमेट्री देखी जा सकती है, इकोसाहेड्रल, हेलिकल एंड कॉम्प्लेक्स। इकोसाहेड्रल को क्यूबिक भी कहा जाता है। इकोसाहेड्रॉन एक पॉलीगॉन है, यानी बहुभुज है, जिसमें 12 वर्टिसीज या कॉर्नर्स तथा 20 फैसेट्स या साइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक फैसेट शेप में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह होता है। 2 प्रकार के कैप्सोमर्स मिलकर इकोसाहेड्रल कैप्सिड बनाते हैं। वर्टिसीज पर पेंटागोनल कैप्सोमर्स होते हैं तथा हेक्सागोनल कैप्सोमर्स फैसेट्स को बनाते हैं। पेंटॉन्स की संख्या हमेशा 12 होती है, पर हेक्सॉन्स की संख्या वायरस ग्रुप के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकती है। हेलिकल सिमेट्री वाले न्यूक्लियोकैप्सिड में कैप्सोमर्स तथा न्यूक्लिक एसिड साथ साथ होकर हेलिकल या स्पाइरल ट्यूब फॉर्म करते हैं। यह ट्यूब रिजिड हो सकता है, जैसे कि टैबुकोमोजिक वायरस में होता है, लेकिन एनिमल वायरसेस के केस में ट्यूब्यूलर न्यूक्लियोकैप्सिड
प्लायबल होता है यानी लचीला होता है, एंड इट मे बी कॉइल्ड ऑन इटसेल्फ। ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस इकोसाहेड्रल या हेलिकल सिमेट्री शो करे। कुछ वायरसेस जैसे कि पॉक्स वायरस में कॉम्प्लेक्स सिमेट्री भी पाई जाती है। वायरसेस में जो हमें दूसरा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो है एनवेलप। एनवेलप की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पे वायरसेस एनवेलप्ड या नॉन एनवेलप्ड हो सकते हैं। जब प्रोजेनी वायरस बडिंग के थ्रू होस्ट सेल से अलग होता है तब होस्ट सेल की मेम्ब्रेन से एनवेलप का निर्माण होता है। एनवेलप लिपोप्रोटीन से बना होता है। इसमें लिपिड वाला हिस्सा होस्ट सेल से ओरिजिनेट होता है तथा प्रोटीन वायरस कोडेड होता है। प्रोटीन सब यूनिट्स एनवेलप पर कांटों की तरह दिखाई देते हैं। प्रोजेक्टिंग स्पाइक लाइक स्ट्रक्चर को पेप्लोमर कहा जाता है। एक वायरस में एक से ज़्यादा प्रकार के पेप्लोमर्स हो सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस में 2 प्रकार के पेप्लोमर्स पाए जाते हैं। पहला है हीमेग्लूटिनिन जो कि एक ट्रायंगुलर स्पाइक है तथा दूसरा है न्यूरामिनिडेज जो कि मशरूम शेप्ड स्ट्रक्चर है। ओके, अब फाइनली अगर हम वायरस के शेप की बात करें तो वायरसेस का शेप उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग वेरी करता है। ज़्यादातर एनिमल वायरसेस लगभग स्फेरिकल शेप के होते हैं। कुछ वायरसेस का निश्चित आकार नहीं होता है, ये इरेगुलर या प्लियोमार्फिक होते हैं। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि रेबीज वायरस बुलेट शेप का होता है, इबोला वायरस फिलामेंटस तथा पॉक्स वायरस ब्रिक शेप का होता है, टोबैको मोजिक वायरस रॉड शेप का होता है। अब तक आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि वायरस में किस प्रकार के केमिकल मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो अब आगे हम वायरस की केमिकल प्रॉपर्टीज से जुड़ी कुछ जानकारियां हासिल करेंगे। तो वायरसेस में पाए जाते हैं न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड्स और कुछ अदर केमिकल मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। वायरस में एक ही प्रकार का न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, या सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए हो सकता है। वायरल न्यूक्लिक एसिड को डिटर्जेंट या फिनॉल के साथ ट्रीट करके एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। पिकोरना वायरस तथा पेपोआ वायरस के केस में जो एक्सट्रैक्टेड न्यूक्लिक एसिड है वह होस्ट सेल में जाकर इन्फेक्शन कॉज करता है। वायरसेस में प्रोटीन पाया जाता है जो कैप्सिड को बनाता है। वायरल प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं तथा वायरस की एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी को डिटरमाइन करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, एनवेलप्ड वायरसेस में लिपिड पाया जाता है जो होस्ट सेल से डिराइव्ड होता है। कुछ वायरसेस में कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है। ज़्यादातर वायरसेस में वायरल कंपोनेंट के सिंथेसिस या एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कोई एंजाइम नहीं पाए जाते, लेकिन कुछ वायरसेस में कुछ दूसरे एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस में न्यूरामिनिडेज नाम का एंजाइम पाया जाता है। रेट्रोवायरस में एक यूनिक एंजाइम पाया जाता है जिसे आरएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज या ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, जो आरएनए को डीएनए में ट्रांसक्रिप्ट करता है। तो अब आप एक रेट्रोवायरस का नाम कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आगे वायरल रेजिस्टेंस को अब समझते हैं। टेम्परेचर, पीएच, रेडिएशंस, डिसइंफेक्टेंट्स, लिपिड सॉल्वेंट्स, एंटीबायोटिक्स का वायरस पर क्या प्रभाव पड़ता है हम यहाँ पर समझेंगे। कुछ एक्सेप्शंस के साथ ज़्यादातर वायरसेस टेम्परेचर अनस्टेबल होते हैं। अगर तापमान 56 डिग्री सेल्सियस तक हो तो वायरस कुछ सेकंड्स में इनएक्टिवेट हो जाता है। 37 डिग्री सेल्सियस पर कुछ मिनटों में तथा 4 डिग्री सेल्सियस पर कुछ दिनों में वायरस नष्ट हो जाता है, यानी कि वायरस लो टेम्परेचर पर स्टेबल होते हैं। वायरसेस की एसिडिटी के लिए रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा वेरी करती है। एग्जाम्पल के लिए एंटेरोवायरस एसिडिक पीएच के लिए बहुत रेजिस्टेंट होता है, जबकि राइनोवायरस बहुत ससेप्टेबल होते हैं। इनक्लाइन कंडीशन में सभी वायरस निष्क्रिय हो जाते हैं। सनलाइट, यूवी रेज तथा आयोनाइजिंग रेडिएशन में वायरसेस इनएक्टिवेट हो जाते हैं। आमतौर पर वायरसेस बैक्टीरिया की तुलना में केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स के प्रति अधिक प्रतिरोधी होते हैं। फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट आर ओनली वीकली वायरोसाइडल। बैक्टीरिया 50% ग्लिसरॉल सेलाइन में मर जाते हैं, लेकिन ये कंडीशन ज़्यादातर वायरसेस के लिए, जैसे कि वैक्सीन या रेबीज आदि के लिए प्रिजर्वेटिव का काम करती है। सबसे एक्टिव एंटीवायरल डिसइंफेक्टेंट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम परमैंगनेट तथा हाइपोक्लोराइड्स। ऑर्गेनिक आयोडीन कंपाउंड्स आर एक्टिवली वायरोसाइडल। पीने के पानी का क्लोरीनेशन करने पर उसमें उपस्थित वायरस नष्ट हो जाते हैं। कुछ वायरसेस जैसे कि हेपेटाइटिस वायरस, पोलियो वायरस क्लोरीनेशन के प्रति रेजिस्टेंट होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड एंड बीटा प्रोपियोलेक्टोन are actively virucidal and are commonly employed for the preparation of killed viral vaccines. ओवरऑल कहें तो नॉन एनवेलप्ड वायरसेस डिसइंफेक्टेंट्स के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं। एनवेलप्ड वायरसेस लिपिड सॉल्वेंट जैसे कि ईथर, क्लोरोफॉर्म तथा बाइल साल्ट्स के प्रति सेंसिटिव होते हैं, जबकि नेक्ड यानी कि नॉन एनवेलप्ड वायरसेस इनके प्रति रेजिस्टेंस शो करते हैं। इनके इस सेलेक्टिव एक्शन का उपयोग वायरसेस के आइडेंटिफिकेशन तथा क्लासिफिकेशन में किया जाता है।
और एंटीबायोटिक का तो वायरसेस पर कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इनका उपयोग क्लिनिकल स्पेसिमेन से वायरस आइसोलेशन के पहले बैक्टीरिया को एलिमिनेट करने के लिए किया जाता है। So that's all for today, and for more videos like this, like, share and subscribe to UG Pharma Guide। और आप मुझे कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए कि ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल रहा। आप हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल जहाँ पे मैं रोज MCQs डालती हूँ, तो आप जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, हैव अ गुड डे।